हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका जीएस प्लैनेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं विवेक तिवारी फिजिक्स फैकल्टी आपको पढ़ा रहा हूँ मात्रक एवं विमाएं। तो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण मात्रक और विमाओं के बारे में हमारी जो क्लासेस थी उसमें हमने चर्चा कर ली है आपसे। महत्वपूर्ण क्लास थी, इम्पोर्टेंट क्लास थी, आपको लेनी चाहिए, आपको देखनी चाहिए थी उनके बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वहाँ पे कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत कुछ ठीक है वहाँ पे। आपको सिर्फ वहाँ पे जाके वीडियोस को देखना है, लाइक करना है। लाइक करो मत करो आपकी मर्जी, लेकिन पढ़ना है आपको। ठीक है, क्योंकि पढ़ना ही हमारा मेन मकसद है। खुद को लाइक, खुद की वीडियोस को लाइक करवाना, खुद की प्रशंसा करवाना, ये हमारा कोई उद्देश्य यहाँ पे नहीं है। हमारा उद्देश्य है आपको वो पढ़ाना जो आपके एग्जाम में आते हैं, आपका सिलेक्शन करवाना। ये हमारा परम यहाँ पे ध्येय है दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं आपके कमेंट्स पे, पढ़ लेते हैं हम, कमेंट्स में देख लेते हैं। कुछ बच्चों को थोड़ा ये डाउट है कि पता नहीं कोर्स पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, जब आप खुद ही पड़े हो सागर में, जब आप तैरना ही चाहते हो, आप जब पानी में छलांग लगा ही दी है, तो काहे कद देखना है दरिया का। अब आप कूद गए हो, अब आप चाहते हो पढ़ना, तो आप कूद जाइएगा। और दोस्तों, भरोसा किसी के कहने से नहीं होता, भरोसा करना पड़ता है, भरोसा जीतना पड़ता है। आज हम आपके भरोसे को तोड़कर अगर हम कुछ आपसे कुछ भी कमा लेते हैं, वो कमाई हमारे जीवन भर नहीं चलने वाली, पहली बात। दूसरी बात, वो कमाई जो है वो हमारे और आपके बीच में एक बहुत बड़ा गैप पैदा कर देगी। फिर कभी भी हम किसी तरह की सर्वाइव हम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात यह कि अगर मैं हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, अगर हम आपके गुरु हैं, अगर सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य देखा जाए तो हम गुरु हैं आपके। मेरे अकॉर्डिंग गुरु वही है दोस्तों, जो बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर उनका बना सके, उनके साथ एक अच्छा काम कर सके, अच्छा व्यवहार कर सके, उनके सपनों को साकार करने में उनका साथ दे सके, अपनी तरफ से 100% दे सके। कपट छल आपके, मैं 2,000 लेके भाग जाऊँ, 10,000 लेके भाग जाऊँ, 1 लाख लेके भाग जाऊँ, 2 लाख भाग जाऊँ, ये कोई किसी भी इंसान होने के नाते, हालांकि मुझे इस बात पे शर्म करना चाहिए, पहली बात। और गुरु होने के नाते तो मुझे मर ही जाना चाहिए अगर ऐसा हम कुछ व्यवहार हम करते हैं आपके साथ। तो बिना किसी डाउट के, बिना किसी संशय के, बिना किसी परेशानी के आप हमारे साथ जुड़िएगा, कोर्स खरीदिएगा, और हम आपको सुनिश्चित करवाते हैं कि आपका सिलेबस सही टाइम पर, जिस तरह से कहा गया है आपसे, उस समय पर आपको, या पूर्व निर्धारित समय पर ही करवा दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। दोस्तों, हम जो आज शुरू करने वाले हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका एक टॉपिक है, और उस टॉपिक से ही मैं शुरुआत करूँगा आज की। टॉपिक जो है दोस्तों, थोड़ा सा आपको मज़ेदार भी लगेगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा, इसके अपने खुद के मज़े हैं। गति एवं गति के नियम। विमाएँ कुछ और भी रह गई हैं, कुछ विमाओं के बारे में और बात करें हम, विमाओं के बारे में बात करते चले जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे जैसे विमाएँ आती चली जाएंगी, मैं उनके बारे में और आपको बताता चला जाऊँगा। जैसे जैसे विमाएँ आती चली जाएंगी, मैं आपको उसी तरह से और चीज़ें बताता चला जाऊँगा। इसमें आपको कोई ये नहीं है कि सर वो बीमा छूट गई है या वो नहीं करवाई आपने। मैंने आपको बहुत सारी मात्र और बीमाएँ करवा दी हैं। इसके बाद जो भी महत्वपूर्ण, जो भी हमारा टॉपिक चलता जाएगा, उस टॉपिक में जो नई भौतिक राशि आती जाएगी, उनके मात्रक और उनके विमाओं को उसी जगह पर समझा दिया जाएगा। कोई आपको किसी तरह की परेशानी लेने की, कोई लोड लेने की, कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि अब इन 2 वीडियोज़ में मैंने जितना भी कुछ करवाया है, वो मैंने बहुत विमाएँ, बहुत मात्रक मैंने करवा दी हैं। आप भी थोड़ा-सा पढ़िएगा, ठीक है ना? उनको आप समझिएगा और हमारे साथ लगातार जुड़ते रहिएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गति एवं गति के नियम। गति एवं गति के नियम। गति एवं गति के नियम में, गति का नियम हम अलग ही चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला जो मेन काम है हमारा इस चैप्टर को शुरू करने का, वो है गति। दोस्तों, वो है मोशन। गति क्या होती है, किस तरह की होती है, इनके बारे में हमको थोड़ा सा जानना है, समझना है।
सबसे पहले मैं दोस्तों बात करूंगा टॉपिक को गति से लेकर, मोशन को लेकर, भाई गति क्या होती है, मोशन क्या होता है। सिंपल भाषाओं में जैसे अगर मैं आपसे कहूँगी गति क्या होती है, तो आप बता दो कि सर जो भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान में गई है वो गति करते हैं। स्थान में परिवर्तन होना गति कहलाता है। ठीक है, पर ये सही नहीं है। ठीक है, आपके मन को रखने के लिए ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है। गति ये नहीं होती दोस्तों। मैं यहाँ से लेकर यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं कहूँ कि क्या ये गति है, तो आप बोलोगे पता नहीं क्या है। पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तो माफ़ करो यार, हमको माफ़ करो, हमसे गलती हो गई, टाटा बाय बाय, ये आप बोल दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों ये गति है ही नहीं। स्थान परिवर्तन करना गति नहीं होती है। गति होती क्या है तो फिर मोशन होती क्या है। आपके आसपास जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, बस चल रही है, हवा चल रही है, ठीक है, कोई व्यक्ति है वो चलकर आपके पास आ गया है, आप उस तक पहुंच गए हो, आप बाहर से अंदर आ गए हो, अंदर से बाहर जा रहे हो, आपको लगता है कि सब गतिमान है, सब गति कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपको गति के बारे में जानना है, गति के बारे में समझना है, तो गति क्या है दोस्तों, तो गति को समझने के लिए हमको सबसे पहले एक मानना होता है प्रेक्षक बिंदु। हमको एक मानना होता है दोस्तों प्रेक्षक बिंदु, एक रेफरेंस पॉइंट हमको मानना पड़ता है। एक रेफरेंस पॉइंट हमको यहाँ पर मानना पड़ेगा। इसी रेफरेंस पॉइंट को मानने के बाद ही हम गति के बारे में आपसे कुछ बात कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो एक प्रेक्षक बिंदु क्या है दोस्तों, प्रेक्षक बिंदु क्या होता है, ये भी हमारे लिए एक सामान्य बात तो है नहीं कि भाई प्रेक्षक बिंदु ये क्या बीमारी आ गई है अब। दोस्तों प्रेक्षक बिंदु ऐसा कोई भी बिंदु हो सकता है जिसके सापेक्ष आप किसी अन्य वस्तु की स्थिति में परिवर्तन देखना चाहते हो। जिस बिंदु के सापेक्ष, जैसे मैं कहूँ कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारा गांव है और हमारे गांव में एक स्कूल है, उस स्कूल से जो प्लेटफॉर्म होता है, ये स्कूल है, इस स्कूल से एक प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म स्कूल से लगभग 10 मीटर की दूरी पर है। तो प्लेटफॉर्म जो है वो कितना दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है। किससे है, स्कूल से है। तो यहाँ पर जो स्कूल है वो इस प्लेटफॉर्म का प्रेक्षक बिंदु हो गया है, रेफरेंस पॉइंट हो गया है। प्रेक्षक बिंदु वह बिंदु होता है जिसके सापेक्ष हम किसी और अन्य वस्तु के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो सूर्य वो प्रेक्षक बिंदु हो गया है पृथ्वी का, जिसके सापेक्ष आप पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन देखना चाहते हो। मैं कहूँ आपसे कि जयपुर 200 किलोमीटर दूर है, तो आप पूछो सर कहाँ से, ये आपको पता नहीं है, तो इसका मतलब आपका प्रेक्षक बिंदु है ही नहीं। तो 200 किलोमीटर कहाँ से दूर है, तो आपको पता नहीं है कहाँ से दूर है, तो ये अधूरी जानकारी है अभी आपके पास, आपको कोई जानकारी नहीं दे रखी है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि भाई जो हमारे घर से जयपुर जो है वो 200 किलोमीटर दूर है, तो मेरा घर दोस्तों वो प्रेक्षक बिंदु हो जाएगा, वो रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। मैं कोचिंग से इस इंस्टीट्यूट में आया हूँ, मैं 5 किलोमीटर दूर चल के आया हूँ, तो एक कोचिंग से मैं यहाँ पे जो आया हूँ, तो कोचिंग से मैं यहाँ पे आया हूँ, तो कोचिंग मेरे लिए क्या हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। यार मैं, जैसे आप दो दोस्त बात कर रहे हैं आपस में, बोलने कि यार मैं तो तुझसे मिलने बहुत दूर से आया हूँ और तू उठ के जा रहा है। वो कही कितना दूर से आ रहा है, क्योंकि मैं तो यार 50 किलोमीटर दूर आ रहा हूँ। बोले अच्छा 50 किलोमीटर से दूर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है भैया, तो बोले कि यार मैं तो उस नगर से, उस शहर से, उस गांव से चल के आया हूँ तेरे पास। तो वो गांव जो है वो मुझसे 50 किलोमीटर दूर है, इसका मतलब वो गांव मेरे लिए एक प्रेक्षक बिंदु हो गया है कि भाई उस गांव से मैं 50 किलोमीटर दूर हूँ, तो उस गांव से स्थिति मेरी कितना दूर है, 50 किलोमीटर दूर है। तो जिसके सापेक्ष आप वस्तु की स्थिति में परिवर्तन देखना चाहते हो, दूरी देखना चाहते हो, उसकी चाल देखना चाहते हो, उसकी स्थिति में परिवर्तन देखना चाहते हो, तो वह बिंदु दोस्तों हमारा प्रेक्षक बिंदु या एक रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। प्रेक्षक बिंदु या वो रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। इस सिलसिले में अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ आपसे, तो अगर मैं कहूँ कि भाई गति क्या होती है, तो मैं एक बार गति की परिभाषा लिख देता हूँ, फिर इसको मैं दोबारा से समझाऊंगा आपको सामने। गति क्या है, तो प्रेक्षक बिंदु के सापेक्ष, प्रेक्षक बिंदु के सापेक्ष, प्रेक्षक बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, प्रेक्षक बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन
गति कहलाती है। प्रेक्षक बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। ये गति क्या होती है? तो दोस्तों प्रेक्षक बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि पहले में कोई पेड़ है और इस पेड़ से मैं इस जगह पर था, यहाँ पर था मैं, और कुछ ये पेड़ से मेरी माना कि 10 मीटर की दूरी है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इस पेड़ से मैं अब यहाँ पहुँच गया हूँ। जब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ तो पेड़ से अब मैं मान लीजिएगा कि 30 मीटर की दूरी पर हूँ। इसका मतलब है कि भाई पेड़ से पहले मैं 10 मीटर की दूरी पे था, अब पेड़ से मैं 30 मीटर की दूरी पर था, तो मैं गति कर रहा हूँ इसके सापेक्ष, इस पेड़ के सापेक्ष गति कर रहा हूँ। प्रेक्षक बिंदु के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए, अदरवाइज वो गति नहीं कहलाएगी। प्रेक्षक बिंदु के सापेक्ष अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है, तो प्रेक्षक बिंदु के सापेक्ष अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों, तो वह उसकी कौन सी स्थिति कहलाती है? उसकी स्थिर अवस्था कहलाती है। ठीक है, पहली बात है कि प्रेक्षक बिंदु के सापेक्ष तो आपको कुछ भी नहीं पता, डेटा पर्याप्त बता दोगे कि भाई अगर मैं कहूँ कि एक वस्तु पहले इस बिंदु पे थी, अब वो यहाँ पे आ गई है, अब वो यहाँ पे आ गई है, तो बताओ स्थिति में परिवर्तन हो रहा है क्या? आप बोलोगे हाँ हो रहा है, लेकिन आप इसके सापेक्ष हो रहा है ये थोड़ी पता आपको। हो सकता है कि दो वस्तु थी, पहले यहाँ पे थी, अब वो यहाँ पे आ गई, अब वो यहाँ पे आ गई, तो क्या इन दोनों वस्तुओं ने एक दूसरे के सापेक्ष कोई गति की है? एक दूसरे के सापेक्ष तो इनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि जस्ट अब एज्यूम, सपोज करो कि एक कार है, इस दिशा में गति कर रही है, एक कार है दूसरी, ये तो है कार ए, ये कार बी है, ये इस दिशा में गति कर रही है, कार ए इस दिशा में गति कर रही है, बी भी इसी दिशा में गति कर रही है। इसकी जो स्पीड है मान लीजिएगा वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी जो दिशा है माना, तो इसकी स्पीड है इधर की तरफ 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इन दोनों के बीच की दूरी दोस्तों मान लीजिएगा 100 मीटर है, और इसकी भी जो स्पीड है दोस्तों 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना, अब दोनों अगर मैं कहूँ कि 5 घंटे तक इन्होंने गति की है, 5 घंटे तक ये इसी दिशा में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो 5 किलोमीटर, हाँ 5 घंटे के बाद ये कितना किलोमीटर दूरी तय कर चुकी होगी? 500 किलोमीटर। 5 घंटे के बाद ये भी कितना किलोमीटर दूरी तय कर चुकी होगी? 500 किलोमीटर। अब भी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रहेगी दोस्तों? 100 मीटर रहेगी। अब भी इन दोनों के बीच की दूरी दोस्तों कितनी रहेगी? 100 मीटर रहेगी। तो क्या इन दोनों कारों की आपस में एक दूसरे के सापेक्ष कोई स्थिति में परिवर्तन हुआ है क्या? इन दोनों के सापेक्ष तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 5 घंटे पहले भी एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पे थे, 5 घंटे के बाद भी अब भी ये दोनों एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर हैं, तो इन दोनों की कार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो एक दूसरे के सापेक्ष तो इन्होंने कोई गति नहीं की है, एक दूसरे के सापेक्ष तो ये इस तरह अवस्था में थे। लेकिन जब ये दोनों कार किसी रोड पर दौड़ रही होंगी, चल रही होंगी, तो उस रोड के किनारों पर पेड़ रहे होंगे, तो पेड़ के सापेक्ष इनकी स्थिति में क्या हो रहा था? परिवर्तन हो रहा था। तो पेड़ के सापेक्ष इनकी गति में परिवर्तन हो रहा था, इनकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा था, इसका मतलब गति कर रही थी। ठीक है, कोई गांव आए होंगे, सड़क के किनारे कोई गांव आया होगा, पेड़ आया होगा, कोई दूसरी गाड़ी आई होंगी, दूसरी गाड़ियों की स्पीड कुछ अलग रही होगी, उनके सापेक्ष इनकी स्थिति में लगातार क्या हुआ था दोस्तों? परिवर्तन हुआ था। उनके सापेक्ष अगर इनकी स्थिति में लगातार परिवर्तन हुआ है, तो इसका मतलब है इन्होंने औरों के सापेक्ष क्या की है? गति की है। एक एग्जाम्पल से और हम समझते हैं। सपोज करो कि एक ट्रेन है, सपोज करो एक ट्रेन है, और उस ट्रेन के अंतर्गत, उस ट्रेन में दोस्तों मान लीजिएगा ट्रेन बना लेते हैं, बिल्कुल वो लगे कि हाँ भाई ट्रेन सी जा रही है, चली रही है कि ट्रेन ही है, माना कि क्या है ये ट्रेन है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। इस ट्रेन के इस डिब्बे में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ये रहा, इस ट्रेन के डिब्बे में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ट्रेन चलती जा रही है, ट्रेन चलती जा रही है, ट्रेन चलती जा रही है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गया, तो ये जो व्यक्ति है वो अभी ट्रेन में वहीं बैठा हुआ है, तो क्या ये व्यक्ति गति कर रहा है? ये व्यक्ति गति कर रहा है? आप बोलोगे हाँ सर कर रहा है। क्या आप में से कुछ बोलोगे सर नहीं कर रहा है? जब भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई यह व्यक्ति गति कर रहा है, आपको पहले ये पूछना पड़ेगा, उससे उल्टा क्वेश्चन करो, किसके सापेक्ष?
मैं बताऊं भी तो किसके सापेक्ष बताऊं, गति हो रही है या गति नहीं हो रही है, किसी के सापेक्ष तो भाई मैं बताऊंगा। तो जिसके सापेक्ष आप बता पाओगे, जिसके सापेक्ष आप स्थिति में परिवर्तन बता पाओगे, वो उसकी क्या कहलाती है दोस्तों, प्रेक्षक बिंदु कहलाता है। तो मैं कहूँ कि क्या यह व्यक्ति ट्रेन के सापेक्ष की गति कर रहा है, आप लोग नहीं कर रहा भैया, नहीं 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 कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ट्रेन के सापेक्ष तो इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। ये जहाँ पर है उसी जगह पर बैठा हुआ है, ना हिल रहा है ना डुल रहा है, ना हिल रहा है ना डुल रहा है, वहीं पर है, ना आगे गया ना पीछे गया, जहाँ पर था वहीं बैठा हुआ है। तो क्या ट्रेन के सापेक्ष इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि दोस्तों यह जो वस्तु है, ये व्यक्ति जो है वो ट्रेन के सापेक्ष तो कोई गति नहीं कर रहा है। ठीक है ना, पहली बात। देखिए दोस्तों, जब ये पटरी किसी प्लेटफॉर्म के पास से गुजरेगी, यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होंगे, प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे या कोई खड़े होंगे, वो व्यक्ति क्या देख रहे थे भाई, ये व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म पे खड़े थे वो देख रहे थे कि ट्रेन पहले बहुत दूर थी, फिर हॉर्न बजाते बजाते पास आई, फिर सामने कुछ देर रुकी, लोग उतरे, कुछ लोग चढ़े, फिर चल दी, फिर ट्रेन चल दी। तो मैं कहूँ कि उन लोगों के सापेक्ष जो प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, या उनके सापेक्ष उस ट्रेन ने गति की है, या उस व्यक्ति ने गति की है जो ट्रेन के अंदर बैठा है। आप बोलोगे अरे हाँ हुई है, क्यों, कि पहले ट्रेन दूर थी, स्थिति में थोड़ी दूरी थी, फिर और पास आई, फिर और पास आई, फिर चली गई, फिर और दूरी बढ़ती चली गई है, पहले दूरी कम हुई, फिर दूरी बढ़ रही है, लगातार स्थिति में क्या हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था। पहले ट्रेन दूर थी, फिर पास आई, फिर ट्रेन मेरे सामने से गुजरी, फिर चली गई। तो मैंने देखा कि ट्रेन जो थी वो लगातार अपनी स्थिति में क्या कर रही थी, परिवर्तन कर रही थी। ट्रेन लगातार अपनी स्थिति में क्या कर रही थी दोस्तों, परिवर्तन कर रही थी, मेरे सापेक्ष कर रही थी। जो प्लेटफॉर्म पे लोग खड़े थे उनके सापेक्ष कर रही थी, प्लेटफॉर्म के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन कर रही थी। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म के सापेक्ष तो व्यक्ति गति कर रहा है, क्या वो अपनी सीट पर बैठा ही हुआ है, लेकिन प्लेटफॉर्म के सापेक्ष तो इसकी स्थिति में क्या हो रहा है दोस्तों, परिवर्तन हो रहा है। तो प्लेटफॉर्म के सापेक्ष तो वो गति कर रहा है, लेकिन ट्रेन के सापेक्ष वह स्थिर अवस्था में है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक ही समय पर किसी भी वस्तु की, एक ही समय में वस्तु की एक ही समय में वस्तु की दोनों अवस्थाएं हो सकती हैं। एक ही समय में वस्तु की दोनों अवस्थाएं हो सकती हैं। एक ही समय में वस्तु की दोनों अवस्थाएं हो सकती हैं, मतलब कि नंबर एक, वह स्थिर अवस्था में भी हो सकता है, और वह गतिशील अवस्था में भी हो सकता है। तो अगर आप किसी समय झटके से बिना कुछ पूछे समझे तो ये बोल दो कि हाँ, जैसे मैं आपसे कहूँ कि बताओ पृथ्वी घूम रही है, आपने बोला कि हाँ घूम रही है, मैं बोला अबे ओए पृथ्वी घूम रही है, दिखा ना मुझसे घूम रही है। भाई प्रूफ तो मांगता है इंसान क्या मांगता है, प्रूफ मांगता है। क्या प्रूफ दोगे आप मुझको, चलो कोई बस चल रही है, मैंने पूछा क्या बस चल रही है, आपने बोला कि हाँ चल रही है, आपने बोला कि कैसे, पहले बस यहाँ थी अब सामने आके चली गई, गद्दी कर रहा है, चलो मैं मान लूँ हाँ हाँ यार चल ठीक ठीक है। पर मैं कहूँ कि चलो आप बताओ पृथ्वी गति कर रही है, आपने बोला हाँ कर रही है, मैं कहाँ है दिखाओ, फिर आप क्या बताओगे, फिर आप लंबे लंबे बहाने दोगे, भाई मौसम में परिवर्तन नहीं होता है क्या, दिन रात नहीं बदलते क्या। मैंने कि हो सकता है कि वो तो भगवान की कृपा हो, वो तो भगवान है दुनिया में, हो सकता है कि भगवान दिन रात कर देते हों, भगवान हो सकता है कि सूरज को जब मन करता हो तो अपने पास बुला लेते हों, दुबका लेते हों, और जब मन करता हो उसे छोड़ देते हों, ये भी तो हो सकता है। जब आप अपनी बात को सच सच करने में लगे पड़े हो, तो मैं भी तो अपनी बात को सच करने में लग सकता हूँ ना। मौसम परिवर्तन का मतलब क्या होता है, कह दिया कि कभी भगवान ने ठंडी फूंक मारी तो ठंड आ गई हैं, कभी गर्म फूंक मारी तो गर्मी आ गई हैं, कभी उन्होंने ऊपर से पानी के छिड़काव कर दिए तो बरसात हो गई है। लॉजिक मेरा अपना खुद का लॉजिक है। जब आप अपना लॉजिक चला सकते हो दोस्तों, तो मैं भी अपना भी लॉजिक चला सकता हूँ। ठीक है ना, आप अपनी बात को सच करने में लगे पड़ो, मैं अपनी बात को सच करने में लगा पड़ा हूँ, और होना जाना कुछ है नहीं, क्योंकि ना तो आपके पास कोई तथ्य है ना मेरे पास कोई तथ्य है। ठीक है, लेकिन अगर आपको सही तथ्य साबित करना है मेरे सामने, तो आपको बताना है कि मैं जब आपसे ये पूछूं कि बताओ पृथ्वी गति कर रही है, आप मुझसे क्या पूछोगे उल्टा कि भाई किसके सापेक्ष, मैं कहूंगा भाई मेरे सापेक्ष, तो आप बोला नहीं कर रही, क्योंकि मेरे सापेक्ष तो स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, पृथ्वी जहां पर है मेरे सापेक्ष तो वहीं पर ही है, इसलिए मेरे सापेक्ष तो पृथ्वी किसी तरह की कोई गति नहीं कर रही है।
दैट्स ऑल। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर मैं कहूँ क्या चंद्रमा के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन हो रहा है? अरे हाँ, हो रहा है ना। पहले चंद्रमा काफी पास था, फिर दूर गया, फिर दूर गया, फिर और पास आया, फिर और दूर गया। इसका मतलब चंद्रमा के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, अन्य ग्रहों के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, अन्य तारों के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब उनके सापेक्ष पृथ्वी गति कर रही है, ठहरी हुई नहीं है। तो दोनों ही किसी भी समय पर किसी भी वस्तु की दोनों अवस्थाएं हो सकती हैं। अगर आप बिना कहे, बिना जाने पूछे अगर आप बता दोगे कि हाँ गति कर रही है या गति नहीं कर रही है, तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। पहले आपको क्या जानना पड़ेगा? पहले आपको जानना पड़ेगा कि किसके सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, या किसके सापेक्ष आप गति में गति दिखना चाहते हो या गति को मापना चाहते हो। तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर जवाब देना पड़ेगा दोस्तों, और देना ही पड़ेगा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो। ठीक है, चलिए। एक ही समय पर किसी वस्तु की दोनों अवस्थाएं हो सकती हैं, ये आपका दोस्तों आपेक्षता का सिद्धांत कहलाता है। आपेक्षता के सिद्धांत के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में, मतलब है तो वो गति का ही टॉपिक, लेकिन थोड़ा देर बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे आपेक्षता का सिद्धांत। इसके बारे में हम कुछ देर में पढ़ने वाले हैं। अगला जो हमारा थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो हम आपेक्षता के सिद्धांत को लेके भी आएंगे। और दोस्तों आपेक्षता का जो सिद्धांत है, ये जो आपेक्षता का जो सिद्धांत है दोस्तों, ये आपेक्षता का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम है आइंस्टीन। आपेक्षता का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था दोस्तों? आइंस्टीन था। तो आपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो हमको बताना है कि आपेक्षता का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम था आइंस्टीन। आइंस्टीन ने हमको इस नियम के बारे में बताया था, या जो भी मैंने अब तक जितनी भी बात बताई हैं दोस्तों, ये आइंस्टीन के अकॉर्डिंग ही मैंने बातें आपसे बताई हैं। गति में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट, और गति को बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना पड़ेगा। हर एक चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर गति आपकी क्लियर होती है, चाल है, वेग है, दूरी है, विस्थापन है, त्वरण है, फिर इसके बाद रेखीय विस्थापन है, रेखीय वेग है, सॉरी कोणीय विस्थापन है, कोणीय वेग है, कोणीय त्वरण है। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर होती हैं दोस्तों यहाँ पर, तो आगे के टॉपिकों को समझने में बहुत ही आसानी रहेगी, बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, अभी हम आपको उस लेवल का या उस तरह की चीज़ें नहीं बताएंगे कि जिससे आपको डर लगे। कुछ पॉइंट, कुछ बिंदु ऐसे भी आएंगे जहाँ आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ बिंदु ऐसे भी आएंगे जहाँ आपको कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, कुछ बिंदु ऐसे आएंगे जहाँ आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे, बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, अरे यार ये तो हमको पढ़ना चाहिए। कुछ को ऐसा लगे कि अब मैंने इसको छोड़ देता हूँ, ये तो नहीं हो पाएगा। छोड़ना, नहीं हो पाना, ये आपके सिलेक्शन का आधार नहीं बन पाता है दोस्तों। यस आई कैन डू इट, आई हैव टू डू इट, और यस आई एम टू डू इट, मैं भी ये कर सकता हूं, मैं ही ये करूंगा, मैं कर सकता हूं, और मुझसे ही तो होगा, ओनली आई कैन डू इट। ये अगर आपके पास जज्बा है, ये आपके पास अगर इतना कॉन्फिडेंस अगर आपने बिल्ड कर लिया है, तो फिर तो यार, फिर तो आप मास्टर हो यार। मास्टर नहीं हो आप, बहुत जल्दी आप कुछ बनने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्द बनने वाले हैं, आपका साकार सपना हो जाएगा। बस आप लगे रहिए, पढ़ते रहिएगा। चलो, आज जो हम आपको चीज़ बताएंगे बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान भी है। कोई ज़्यादा दिक्कत इसमें, ज़्यादा परेशानी आपको होनी भी नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें हम शुरू करेंगे आपकी गति में। सबसे पहले हम बात करेंगे दूरी और विस्थापन की दोस्तों। यहाँ से भी थोड़े न्यूमेरिकल्स के बारे में भी हम बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर दूरी और विस्थापन में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम यहाँ आपसे करने वाले हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन क्या होती है, इनमें क्या परिवर्तन होता है, इनमें क्या अंतर होता है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं आपसे। ठीक है, सबसे पहले हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, सबसे पहले हम दूरी को पढ़ेंगे कि भाई दूरी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है क्या दूरी। इस दूरी के बारे में हम बार 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 बात करते आ रहे हैं कि ये दूरी, ये दूरी, वो दूरी। ये दूरी है क्या, डिस्टेंस है क्या, इसकी हम बात करेंगे दोस्त।
चलिए करते हैं फिर, दूरी की शुरुआत करते हैं। दूरी क्या है? तो दोस्तों दूरी क्या है? दूरी की सीधी परिभाषा है वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई। वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। कोई भी वस्तु, आप हो, मैं हूं, बस है, ट्रक है, एरोप्लेन है, कोई भी हो सकता है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, जीवित है, निर्जीव है, सजीव है, कोई भी अगर कोई रास्ता वो तय कर रहा है तो उसके द्वारा जो भी रास्ता तय किया गया होगा वह उसकी दूरी कहलाती है। जैसे कि अब आप बोलोगे सर निर्जीव के, ओहो हो निर्जीव कैसे गति कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? मैंने पत्थर उठाया और फेंक दिया तो पत्थर कहीं जाके गिरा, तो कितना दूर जाके गिरा? तो उसने जितना रास्ता तय किया पत्थर ने वो उसकी दूरी हो गई है। फुटबॉल को लात मारी, बॉल को पकड़ के फेंक दिया, तो बॉल, फुटबॉल, पत्थर, ये सब कैसी वस्तु थी? निर्जीव वस्तु थी, भी तो गति कर रही है ना, चाहे हमने करवाई हो पर गति तो इन्होंने की है। अब दोस्तों कोई भी वस्तु जो रास्ता तय कर ले, जैसे कि एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी, कोई वस्तु ए से बी जा रहा है तो वो ऐसे भी जा सकता था, वो ऐसे भी जा सकता है, वो ऐसे भी जा सकता है, वो जो मर्जी उसकी, ये वो वैसे भी जा सकता है, वो इस तरह से भी लहरा के बल खा के भी जा सकता है, लहरा के बल खा के यूं जा सकता है, उसकी जो मर्जी है वो उस तरह से जा सकता है, उसकी जो मर्जी वो रास्ता तय कर सकता है, और उस रास्ते की जो लंबाई होगी दोस्तों वह उसकी दूरी कहलाती है, उसकी डिस्टेंस कहलाती है। दूरी क्या हुई है दोस्तों? किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। ठीक है, ये इसका कुछ चीज़ आपको मैंने यहाँ पे समझा दी है। इसकी परिभाषा हुई है दोस्तों, ये डेफिनेशन है। दूरी जो है, अगर मैं दूरी के बारे में और आगे बात करता हूँ, दूरी दोस्तों एक अदिश राशि है। अदिश और सदिश भी आएंगी दोस्तों, अदिश और सदिश भी आपकी राशियाँ आएंगी। उन अदिश और सदिश के बारे में आपको बताऊंगा। अदिश क्या होती हैं, सदिश क्या होती हैं, सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, सदिशों को किस तरह से जोड़ते हैं, कौन कौन से नियम हैं सदिशों को जोड़ने के, इन सब के बारे में भी हम आपसे यहाँ चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना, आप तो बस इम्तिनान से पढ़ते रहो। तो हम बात कर रहे हैं अदिश राशि। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है क्योंकि इसका जो मान है, इसकी जो वैल्यू है वो परिवर्तित नहीं होती है दिशा के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं बिंदु ए से बिंदु बी पे जा रहा हूँ, ए से बी में इस तरह से गया, ये है 10 मीटर, और मैं बी से वापस ए पे आया तो भी कितनी है? 10 मीटर। तो क्या कुछ परिवर्तन आया? नहीं आया। 10 और 10 मैंने कुल कितनी दूरी तय कर ली है दोस्तों? 20 मीटर की दूरी तय कर ली है। ध्यान रखना कि दूरी कैसी राशि है दोस्तों? अदिश राशि है। इसका मान दिशा के अकॉर्डिंग परिवर्तित नहीं होता है। दिशा बदलने से दूरी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दिशा बदलने से दूरी का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि दूरी दोस्तों एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि होती है दोस्तों। दूरी एक अदिश राशि है। इसके बाद दोस्तों दूरी जो है उसका जो एसआई मात्रक है, दूरी का एसआई मात्रक दोस्तों होता है मीटर। दोस्तों दूरी का जो एसआई मात्रक है वो मीटर होता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि पथ की लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो दूरी का एसआई मात्रक है दोस्तों मीटर। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं दूरी का जो मान होता है दोस्तों, दूरी का मान हमेशा धनात्मक होगा। दूरी का मान दोस्तों हमेशा धनात्मक होगा। इसका मतलब है कि अगर आप आगे बढ़ते जा रहे हो या पीछे आ रहे हो या वापस आ गए हो या आगे और चले गए हो, आप मुड़ गए हो, घूम गए हो, लेकिन दूरी का मान किसी भी कंडीशन में कम नहीं होने वाला है। दूरी लगातार बढ़ती चली जाती है, इसका मान हमेशा धनात्मक होने वाला है। जैसे कि आप बिंदु ए से गए बिंदु बी पर, इसकी दूरी थी मान लीजिएगा 10 मीटर, फिर बी से आप चले गए सी पर, इसकी दूरी थी 5 मीटर, सी से आप आ गए दोस्तों डी पर, इसकी दूरी थी माना कि 50 मीटर, फिर डी से आप वापस इस तरह से चले गए बिंदु ई पर, इसकी दूरी थी माना 30 मीटर, और आप ई से वापस दोस्तों फिर घूम फिर के यूँ गए और इस तरह से वापस आ गए, इसकी दूरी थी आपकी 30 मीटर, ये दूरी थी आपकी 60 मीटर। तो बताओ कुल कितनी दूरी तय किया आपने दोस्तों? तो आप बताओगे 10 यहाँ पर
5 यहाँ पर 15, 15 और 50 65, 65 और 30 95, 95 और 30 125, 125 और 60 ये हो गए आपके 185 मीटर। तो आपने कुल 185 मीटर की दूरी तय की है। आप हर समय देखो, आप हर एक स्थिति में देखो, हर एक कंडीशन में देखो, आप तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर किसी भी स्थिति में दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है, जीरो नहीं हुआ है। इसका मान हमेशा धनात्मक ही धनात्मक चलता चला गया है, पॉजिटिव पॉजिटिव ही चलता चला गया है। तो दोस्तों दूरी कैसी राशि है, तो आपको बताना कि दोस्तों दूरी तो एक धनात्मक राशि है, इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती हुई चली जाती है। दूरी एक धनात्मक होती है, दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है। और इसके अलावा ये भी आप समझ गए होंगे कि समय के साथ दूरी हमेशा बढ़ती है। समय के साथ दूरी हमेशा बढ़ेगी। जैसे जैसे दूरी समय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा, दूरी का मान भी वैसे वैसे बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है ना। अभी तो बताया है मैंने, आप यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, इधर इधर गए, इधर गए, यूं गए, यूं गए, यूं गए, यूं गए, यूं गए, इस अब कहीं भी गए, समय बढ़ता जा रहा है और समय के साथ साथ दूरी का मान भी बढ़ता हुआ जा रहा है। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा, दूरी का मान वैसे वैसे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, समय के साथ दूरी हमेशा बढ़ती रहती है। समय के साथ दूरी का मान हमेशा बढ़ेगा। समय के साथ दूरी का मान हमेशा बढ़ेगा। ये आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, इसको आपको यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है ना दोस्तों। और एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि दो बिंदुओं के मध्य दो बिंदुओं के मध्य दूरी के अनंत मान हो सकते हैं। दो बिंदुओं के मध्य दूरी के अनंत मान हो सकते हैं। दो बिंदु हैं, जहां से मैं चलता हूं वो बिंदु, जहां मैं पहुंचता हूं वह बिंदु। इन दो बिंदुओं के मध्य कितनी दूरियां हो सकती हैं। जैसे मैं इस बिंदु से चल रहा हूं, मैं इस बिंदु पे, तो इन दो के बीच में कितनी दूरियां हो सकती हैं। एक दूरी ये भी तो हो सकती है, 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 एक दूरी ये भी तो हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि मेरी जो मर्जी है मैं उस रास्ते से जा सकता हूँ, और जो रास्ता मैं चुनूंगा दोस्तों, उस रास्ते की अपने खुद की एक दूरी होगी, खुद की एक लंबाई होगी, और उसी के अकॉर्डिंग उसका एक नया मान आ जाएगा। तो ये कोई फिक्स एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है। दो बिंदुओं के मध्य दोस्तों दूरी के अनंत मान हो सकते हैं। दो बिंदुओं के मध्य दूरी के अनंत मान हो सकते हैं। याद रखिएगा, दो बिंदुओं के मध्य दूरी के दोस्तों अनंत मान हो सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है। दो बिंदुओं के मध्य दूरी के कितने मान हो सकते हैं, आपको बताना है कि दो बिंदुओं के मध्य दूरी के अनंत मान हो सकते हैं। ठीक है। तो दूरी के बारे में सब बातें आपके सामने मैंने बताई है कि दूरी क्या क्या है, दूरी की क्या क्या परिभाषा है, इसे किस तरह से आप समझ सकते हो, किस तरह से आप इसको आप पढ़ सकते हो, सब आपके सामने मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। चलिए, ये सब बातें आपको दूरी के बारे में बताइए कि वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी एक अदिश राशि होती है, का ऐसे मात्रक होता है दोस्तों मीटर। दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है। समय के साथ दूरी हमेशा बढ़ती चली जाती है, और दो बिंदुओं के मध्य दूरी के अनंत मान हो सकते हैं। दो बिंदुओं के मध्य दूरी के अनंत मान हो सकते हैं। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे आपको बताई हैं। अगला, अब हम बात करते हैं, विस्थापन की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, विस्थापन की बात कर लेते हैं। विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट दोस्तों क्या होता है। चलिए, विस्थापन के बारे में मैं कुछ आपसे चर्चा करने वाला हूँ। विस्थापन
दोस्तों विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों? तो विस्थापन दोस्तों एक दूरी ही है। विस्थापन दोस्तों एक दूरी ही है। लेकिन कौन सी दूरी है दोस्तों ये? आपको बताना है कि विस्थापन 2 बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी है। मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि भाई 2 बिंदुओं के मध्य तो दूरी के मान अनंत हो सकते हैं। 2 बिंदुओं के मध्य दूरी के तो अनंत मान हो सकते हैं। तो फिर उन सभी अनंत मानों में से विस्थापन कौन-सा होगा? याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ कि विस्थापन भी एक दूरी है। विस्थापन भी एक दूरी है। पर दोस्तों कोई पूछे भाई कौन सी दूरी है विस्थापन? तो आप बताओगे कि भाई 2 बिंदुओं के मध्य की जो न्यूनतम दूरी, 2 बिंदुओं के मध्य की जो न्यूनतम दूरी या जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वह उसका क्या कहलाता है दोस्तों? विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन क्या हुआ? 2 बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी। 2 बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है दोस्तों? विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन क्या है आपको, तो आपको बताना है। जैसे मैं कहूँ कि बिंदु ए है, बिंदु बी है, इस तरह की कुछ दूरियां हैं। इसका मान है 10 मीटर, इसका मान है 15 मीटर, इसका मान है 17 मीटर, इसका मान है माना कि 30 मीटर, इसका मान है 25 मीटर। दोस्तों ये सब क्या है ये? दोस्तों ये सब हैं आपकी दूरियां। पर इसमें सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे न्यूनतम दूरी कौन सी है दोस्तों? तो जो 10 मीटर है वो सबसे न्यूनतम दूरी है। तो इसी न्यूनतम दूरी को आप क्या बोल दोगे दोस्तों? विस्थापन कह देते हो। तो विस्थापन क्या हुआ है? तो विस्थापन हुआ है 2 बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी। 2 बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी। तो 2 बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है दोस्तों? विस्थापन कहलाता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 बिंदुओं के मध्य की, 2 बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, 2 बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। 2 बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। पहली बात, बहुत आसान सी बात थी। 2 बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी दोस्तों क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। दूसरी बात है दोस्तों कि विस्थापन जो है एक सदिश राशि होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, सदिश और अदिश के बारे में मैं आपको हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा। आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं लेके आनी है। बस जो चीज़ें चल रही हैं उनको चलते रहने दीजिएगा, उनको समझते रहिएगा। और आप ये भी सोचते रहिएगा कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ आपको समझने पड़ेंगे, किस किस तरह से यहाँ पर न्यूमेरिकल बन सकते हैं, एग्जामिनर की क्या क्या अप्रोच हो सकती है, वो किस किस तरह का क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है, तो विस्थापन दोस्तों कैसी राशि है दोस्तों? तो विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, क्योंकि विस्थापन भी एक दूरी है और दूरी का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वो तो मीटर होता है, क्योंकि दूरी क्या है? पथ की लंबाई है। और दूरी ही क्या कहलाती है? आपकी विस्थापन में कहलाती है। तो इसका इधर से अर्थ ये हो गया दोस्तों कि आपका जो विस्थापन होता है दोस्तों वो भी एक क्या है आपकी, उसका भी ऐसा ही मात्रक आपका मीटर हो जाएगा। चौथी बात यह है कि जो विस्थापन है, विस्थापन का मान, विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य, व शून्य हो सकता है। जो विस्थापन होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है दोस्तों, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और इसकी वैल्यू दोस्तों 0 भी हो सकती है, क्योंकि ये सदिश राशि है। सदिश राशियों के तीनों मान हो सकते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। देखो कैसे, बिंदु, इसको थोड़ा बदलो, पी लिख लो, आप बहुत हो गया ए बी ए बी ए बी ए बी करते करते, ये आपका क्यू। आप ए से सॉरी आप पी से क्यू गए, और पी से क्यू आप गए, ये आपकी कुल दूरी थी दोस्तों 20 मीटर, और क्यू से आप गए आर, ये आपकी कुल दूरी है दोस्तों 10 मीटर। ठीक है, और आप यहाँ पे पहुँच गए। तो मैं कहूँ कि पी से आर का कुल विस्थापन कितना है? पी से आर का कुल विस्थापन कितना है? क्योंकि न्यूनतम दूरी है, इसको आप न्यूनतम दूरी मान के चलो। तो पी से आर की कुल दूरी विस्थापन हो जाएगा दोस्तों, विस्थापन टोटल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टोटल हो जाएगा
20 + 10 = 30 मीटर। ठीक है, अब आप क्या काम कर रहे हो, अब आप घूम के वापस आ रहे हो। अब आप घूम के वापस आ रहे हो और वापस आप कहाँ पहुँच गए, क्यू पे पहुँच गए। तो अब आपसे पूछे कि बताओ जब आप घूम फिर के वापस पी से क्यू पे आ जाते हो तो कुल विस्थापन कितना हो गया? पी से क्यू का कुल विस्थापन कितना हो गया? तो पहले आप पी से क्यू गए, 10 था वो, पी से क्यू। फिर क्यू से आर गए, वो आपका सॉरी ये 20 था आपका, ये 20 था। फिर आप क्यू से आर गए, वो 10 था आपका। ठीक है, अब आप आर से क्यू आ रहे हो, अब आप आर से क्यू आ रहे हो, आर से क्यू आ रहे हो तो दिशा में क्या हुआ इस बार दोस्तों? परिवर्तन हुआ। इस बार दिशा आपकी चेंज हो गई है, इस बार दिशा आपकी परिवर्तित हो गई है। दिशा परिवर्तित होती है, आप वापिस राउंड लिया आपने, वापिस आप घूमे और घूमकर आप वापिस क्यू की तरफ जा रहे हो। तो दिशा परिवर्तित होने से सदिश राशियों के चिन्ह माइनस के हो जाते हैं। ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पे ये दर्शाता है कि दिशा पहले से विपरीत हो गई है। इसका मैग्नीट्यूड नहीं दर्शा रहा है, इसका मान, इसका परिमाण नहीं दर्शा रहा है। ऋणात्मक चिन्ह जब हम सदिश राशियों में लिखते हैं तो वो हमें उसकी दिशा के बारे में अवगत करा रहा होता है कि अब जो इसकी दिशा है वो पहले की दिशा से विपरीत हो गई है, पहले से अब इसकी विपरीत हो गई है। तो मैं जब वापिस आऊँगा दोस्तों तो मैं यहाँ पे चिन्ह किसका लिखूंगा? माइनस का। माइनस का चिन्ह मैं फिर बता रहा हूँ, ऋणात्मक चिन्ह पहले आप चलो इसको प्लस लिख लो, आप प्लस लिख लो। फिर आप वापस आ रहे हो माइनस, विपरीत दिशा में आ रहे हो तो अब चिन्ह किसका लोगे? आप माइनस का लोगे, क्योंकि दोस्तों ये जो माइनस का चिन्ह है यहाँ पर, ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर दिशा को दर्शा रहा है कि मैं अब 10 मीटर विपरीत दिशा में आ रहा हूँ, मतलब कि मैं अब आर क्यू पे आ रहा हूँ, उल्टा आ रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे इनको ऐड करके तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा। अब कुल विस्थापन कितना हो गया इसका? 20 मीटर हो गया है। अब वो वापिस पी पे पहुँच गया है दोस्तों, वो वापस कहाँ पे पहुँच गया है? पी पे पहुँच गया है। तो पी पे पहुँचने पर कुल विस्थापन कितना होगा? तो जहाँ से हम यात्रा शुरू करते हैं वापस वहीं पर अगर हम पहुँच जाते हैं, जहाँ से हम यात्रा शुरू करते हैं दोस्तों और घूम फिर के हम वापस वहीं पहुँच जाते हैं, तो उस अवस्था में कुल हमारा टोटल जो विस्थापन होता है वो 0 हो जाता है। देखते हैं कैसे हो जाता है। पी से क्यू प्लस क्यू से आर प्लस, अब आप उल्टा जा रहे हो तो इसका आप लिखोगे माइनस में, माइनस क्यू आर प्लस माइनस पी क्यू, इस तरह से लिखोगे अब आप इसको, ठीक है ना। पी क्यू लिखोगे तो पी क्यू कितना था? 10 था, प्लस क्यू आर कितना था? 10 था, माइनस अब क्यू आर कितना हो जाएगा? वापस जाओगे तो -10, वापस जाओ कितना हो जाएगा? माइनस का 20। ये सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया है आपका? 0 हो गया है। तो देखो यहाँ पर जो विस्थापन था वो आपका धनात्मक था, चलो यहाँ पर भी कुछ हद तक धनात्मक था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया है। अब ये वापस यहाँ ना रुक कर वापस उल्टा चला जाता, यहाँ पहुँच जाता, 5 मीटर और वापस चला जाता, तो अब कुल विस्थापन इसका कितना हो जाता दोस्तों? अब इसका कुल विस्थापन हो जाता -5 मीटर। -5 मीटर कोई दूरी थोड़ी होती है, -5 मीटर कुछ विस्थापन थोड़ी होता है। माइनस का चिन्ह यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? माइनस का चिन्ह यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि अब जो व्यक्ति है वो अपनी प्रारंभिक बिंदु के विपरीत दिशा में 5 मीटर स्थित है। अब जो यहाँ पे व्यक्ति है, अब जो वस्तु जो यहाँ पर स्थित है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति के विपरीत दिशा में -5 मीटर है। ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे दर्शाना चाह रहा है, कि माइनस का चिन्ह यहाँ पर इंडिकेट आपको कर रहा है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको जानने वाली होती हैं। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना कि समय के साथ विस्थापन जो होता है वो घट या बढ़ सकता है। समय के साथ, समय के साथ विस्थापन घट या बढ़ सकता है। समय के साथ जो विस्थापन होता है दोस्तों उसका मान घट भी सकता है और उसका मान बढ़ भी सकता है। अगर आप उसी दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, अगर आप उसी दिशा में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिस दिशा में आप चल रहे हो, यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो इस अवस्था में विस्थापन हमेशा बढ़ता रहेगा। और अगर यहाँ जाने के बाद आप वापस आ रहे हो, वापस आ रहे हो, तो दोस्तों वापस आने में समय लगेगा, जाने में समय लगा, आने में समय लगा, समय तो कभी रुकने वाला है नहीं। समय तो लगातार अपनी अवस्था में, अपनी ही मन में, अपनी मौज मस्ती में समय आगे लगातार बढ़ता जा रहा है। समय किसी लिए रुका नहीं है, ठहरा नहीं है, वो चलता चला जाएगा, वो चलता चला जाएगा, वो चलता चला जाएगा। ठीक है ना। तो अब जब वापस आ रहे हो तो समय तो यहाँ भी बढ़ रहा है, समय तो यहाँ भी बढ़ रहा है, लेकिन जब आप वापस आ रहे हो तो विस्थापन पहले से क्या हो रहा है? कम हो रहा है।
कम होते होते जीरो भी हो गया है, फिर नेगेटिव भी चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि समय के साथ विस्थापन का मान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस दिशा में फिलहाल आप चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ठीक है, आप किस दिशा में जाओ, आप घट या बढ़ सकता है। हाँ, अब मैं आगे बात करता हूँ कि भाई दो बिंदुओं के मध्य दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का मान केवल एक होता है। दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन केवल एक होता है, केवल एक होता है। जैसे माना कोई बिंदु है, ए से जा रहा है, बी पे जा रहा है, ए से बी जा रहा है। ठीक है, ये सब दूरियां हैं इसकी, ये सब दूरियां हैं। लेकिन दोस्तों इसमें विस्थापन कौन सा है, जो न्यूनतम है। और न्यूनतम मान तो एक ही होता है, न्यूनतम मान तो एक ही होता है। उससे कम तो कुछ होगा नहीं, उससे ज़्यादा तो भले हो सकते हैं। न्यूनतम मान से ज़्यादा जो मान होते हैं वो विस्थापन नहीं होंगे, वो आपकी दूरियां ही में काउंट होते जाएगा। वो दूरियां होंगी, वो दूरी है, दूरी है, दूरी है। हालांकि विस्थापन भी एक दूरी है, लेकिन दोस्तों विस्थापन जो दूरी है वो न्यूनतम दूरी है। न्यूनतम का मतलब जो सबसे कम है वो बोलो आप तो। और जो सबसे कम आपने बोल दिया है तो क्या उससे कम कुछ बचा है, उससे कम तो कुछ नहीं बचा है, उससे ज़्यादा जरूर बचे हैं। तो विस्थापन केवल एक हो सकता है, जो न्यूनतम मान होता है। दो बिंदुओं के मध्य दूरी के अनंत मान हो सकते हैं, लेकिन दो बिंदुओं के मध्य में विस्थापन का केवल एक ही मान होता है। इसको आप थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बता दूं मैं आपको, किसी भी अवस्था में जो दूरी है वो विस्थापन से कम नहीं होगी। या तो दूरी विस्थापन से अधिक होगी या दूरी विस्थापन के बराबर होगी। या तो दूरी विस्थापन से या तो दूरी विस्थापन के बराबर होगी या दूरी विस्थापन से अधिक होगी। या तो दूरी विस्थापन के बराबर होगी या दूरी विस्थापन से अधिक होगी। किसी भी अवस्था में दूरी विस्थापन से कम नहीं होगी, क्योंकि न्यूनतम दूरी तो विस्थापन, उससे कम क्या है, उससे कम तो कुछ है ही नहीं है। ठीक है ना, तो याद रखना दूरी का मान या तो विस्थापन के बराबर होगा। जैसे कि मैं कहूँ कि ए से बी पे हम गए, मैं सीधा गया, ये दूरी थी 10 मीटर और ये माना बिल्कुल सीधी दूरी है, इससे कम कुछ हो नहीं सकता, तो ये विस्थापन भी यही है। तो इस कंडीशन में दूरी और विस्थापन दोनों समान है। लेकिन अब मैं इस तरह से गया हूँ, ये मेरी दूरी थी कितनी थी, 20 मीटर, और विस्थापन तो यही था, दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी तो यही है, वो कितनी है, 10 मीटर ही रहेगी। इस अवस्था में दूरी का मान ज़्यादा है, विस्थापन का मान कम है। ध्यान रखिएगा, दूरी का मान विस्थापन से या तो अधिक होगा या फिर विस्थापन के बराबर होगा। अगर मैं इस विस्थापन को दूरी के नीचे ले आता हूँ, इसको मैं दूरी बटा विस्थापन लिख देता हूँ, तो ये यहाँ पे रह जाएगा एक, यहाँ पे रह जाता एक। इसको अगर मैं शब्दों में पिरूँ, इस शब्द को मैं, या इस पूरी की पूरी इक्वेशन बनी है, इसको मैं शब्दों में कहूँ तो शब्दों में से कहूँगा कि दूरी व विस्थापन का अनुपात, दूरी व विस्थापन का अनुपात या तो एक या तो एक या एक से अधिक होगा, या तो एक या एक से अधिक होता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात दोस्तों या तो एक होता है या एक से अधिक होता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात या तो एक होता है दोस्तों या एक से अधिक होता है। किसी भी अवस्था में इसका मान एक से कम नहीं होगा। दूरी और विस्थापन का मान किसी भी अवस्था में एक से कम नहीं होगा। ठीक है ना, इसको भी आपको यहाँ पे स्पेशली याद रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं, एक पॉइंट और देख लेते हैं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं अब आपके सामने। मैं आपसे कहूँ कि कोई वस्तु है, वो बिंदु ए से बिंदु बी पे इस तरह से जा रही है। इसकी त्रिज्या एक अर्धवृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार एक कोई क्षेत्र है, क्षेत्र है, कोई स्थान है, कोई पथ है, उसमें वस्तु जो है वो अर्धवृत्ताकार ए से बी पे आती है। तो इस अवस्था में दूरी का मान क्या होगा और विस्थापन का मान क्या होगा। इस अवस्था में दूरी का मान क्या होगा और विस्थापन का मान क्या होगा,
और माना अर्धवृत्ताकार जो आपका ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसकी त्रिज्या मान लीजिएगा कितनी है, r है। इसकी रेडियस माना कि कितनी है दोस्तों, r है। अब इस अवस्था में आप इसको कैसे सॉल्व करोगे वो आपको यहाँ पे बताना है। देखो, जब वस्तु ए से बी पे जा रही है तो ये एक इस तरह से जा रही है। मैं इसको पूरा बना लेता हूँ एक बार, ऐसे बनाऊंगा मैं इसको, ठीक है। पूरा मुझे ढंग से बना नहीं है। और पूरा एक वृत्त है और वृत्त की जो परिधि होती है दोस्तों, वृत्त की परिधि कितनी होती है, वो 2πr होती है। लेकिन ये तो आधा ही गया है, भी अर्धवृत्त ही गया है, तो 2πr का आधा कितना हो जाएगा, आधा कर दिया, कितना आ जाएगा इसका, πr हो गया। तो दूरी जब वो ए से बी पे गई है तो उसकी दूरी कितनी हो गई है दोस्तों, πr हो गई है। उसकी दूरी का मान कितना हो गया, अब πr हो गया है, ठीक है ना। πr हो गया है दूरी तो। और विस्थापन क्या होता है, ये विस्थापन ही है दोस्तों। विस्थापन होता है दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, ए से बी। ए से बी क्या है, ये व्यास होता है। इसको आप क्या लिखोगे, डी। डी बराबर क्या होता है, त्रिज्या का दुगना, डी बराबर 2r। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत अगर हम देखेंगे, इस क्वेश्चन में जो दूरी है वो तो कितनी हो जाएगी, πr हो जाएगी। और इसमें विस्थापन कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका विस्थापन यहाँ पर 2r हो जाएगा। इसका विस्थापन यहाँ पे दोस्तों 2r हो जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आगे अगर करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं। कोई वस्तु जो है वो इस तरह से पूरा का पूरा एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है, बिंदु ए से वापस बिंदु ए पे आ जाती है, ठीक है। इसकी पथ की त्रिज्या कितनी मान लीजिएगा कि आपकी r है। तो बताओ इस कंडीशन में दूरी का मान कितना होगा और विस्थापन का मान कितना होगा, दूरी का मान कितना होगा और विस्थापन का मान कितना होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से तो इसकी दूरी कुल कितनी हो जाएगी, जहाँ से चली वापस वहाँ पे आ गई है, तो पूरा पूरा एक वृत्ताकार पथ कवर किया है। इसकी वृत्ताकार पथ की परिधि कितनी होती है दोस्तों, 2πr होती है। तो इस कंडीशन में कुल तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2πr हो जाएगी। और विस्थापन कितना हो जाएगा दोस्तों, जहाँ से चलना शुरू किया इसने वापस उसी बिंदु पे आ गए, जहाँ से इसने चलना शुरू किया दोस्तों वापस उसी बिंदु पर आ गई है। तो जहाँ से शुरू किया दोस्तों और वहीं पर ही वापस अगर हम आ जाते हैं तो इसका मतलब है कुल विस्थापन कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो आज कुछ खास बात मैंने यहाँ पे आपको चीज़ें बताई हैं। ये आपका भी बस इंट्रोडक्शन चल रहा है, ये तो बस आपकी चीज़ें वो चल रही हैं, काफ़ी बेसिक चीज़ें जिसके बारे में आपको कुछ हल्की फुल्की बातें पता होनी चाहिए। उन बेसिक चीज़ों से हमने अभी स्टार्ट किया है चीज़। फिर धीरे धीरे आपका लेवल, जब आपकी ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, फिर ऑटोमेटिक हम तुरंत ही आपका जो बेसिक से हम तुरंत एक अच्छा लेवल पे, ज़्यादा हाई लेवल पे हमको जाना है नहीं है, उस लेवल पे हमको जाना जिस लेवल पे आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम में जो फिजिक्स आते हैं वो क्वेश्चन पूरे हो जाएं आपके, ठीक है। उस लेवल की हमको पढ़ाई करनी है यहाँ पर। तो चिंता की, डर की, इस तरह का कोई माहौल, कोई डर यहाँ पे आपको नहीं बनाना है। चीज़ों को आप समझते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, चीज़ें आराम से चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाती हैं दोस्तों। तो आज की इस क्लास को दोस्तों हम यहीं रुकेंगे। कल की क्लास आपकी जब होगी तो हम दूरी और विस्थापन के और कुछ न्यूमेरिकल्स करवाएंगे आपको, और कुछ नई चीज़ें बताएंगे आपको जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक हैं और बहुत ज़रूरी हैं। तो इसी के साथ, शुभकामनाओं के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।